कल क्रिसमस भी है। यस तो सर। कुछ स्टूडेंट्स क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे और इधर आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है ना। काफी कष्टकारी बात है। ये तो आपको यस मालूम सर। ही है कि आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे यस हैं, सर। है ना। यस सर। गुड। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे चलते हैं अपने बहुत प्यारे, बहुत दुलारे एक्ट के साथ, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एक्ट कहता है कि 9th of December 1881 से ये लागू हुआ है और इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। तो दो बातें ध्यान रखने हैं। दिसंबर में ही हम पढ़ रहे हैं और दिसंबर में ये एक्ट अप्लाई हुआ 9 दिसंबर 1881 को, और जब से ये अप्लाई हुआ है पूरे इंडिया पर एक समान लागू होता है। ठीक है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था शुरू में। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट शुरू में नहीं था, ये इंडिपेंडेंट एक्ट था पहले भी। ठीक है जी। सर। लो जी। हाँ जी। सर। हाँ जी। हाँ जी। सर। सर जी। मॉड्यूल में 1 मार्च दे रखा है इसको। 1 मार्च दिया हुआ है मॉड्यूल में। यस सर, मॉड्यूल में। वो कमेंसमेंट डेट है 1 मार्च। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कम इनटू फोर्स। चलो कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे। 1 मार्च दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू, होल ऑफ इंडिया। है होल ना। ऑफ इंडिया। इसका जवाब है ए। आज हमारे पास नीचे नहीं आएगा आंसर। थोड़ा हाँ स्क्रीन जी। वो हो रही है। अच्छा, पूरी नहीं स्क्रीन आई। कट रही है। रुक जाइए एक सेकंड, लेट मी डू दैट। अच्छा याद दिलाया, बहुत दिन हो गए था स्क्रीन नहीं कटी थी, तो स्क्रीन ने भी सोचा होगा ऐसे कैसे हो गया। कट लेते हैं बहुत अच्छी बात। चलिए, अब ठीक है ना। हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी का ही है। कब से ये एप्लीकेबल हुआ? 9 दिसंबर, 19 दिसंबर, 1 मार्च, या नन ऑफ दी अबव? ए। ठीक है। ए 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से ये फोर्स में आ गया था। बाकी एक बार मैं मॉड्यूल से देखकर इसकी भी बारे में बात कर लूंगा, वहां ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो समझ लो स्टूडेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? तो इससे पहले कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझो, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ लो। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपको या तो कोई राइट दे या आपका कोई राइट अल्टर कर दे, बदल दे, या एक्सटेंड कर दे, या खत्म कर दे। इसी तरह से लायबिलिटी को या तो क्रिएट करे, या अल्टर करे, या डिमिनिश करे, या एक्सटिंग्विश कर दे। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो या तो आपको कोई अधिकार देता हो, या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी लगाता हो, या खत्म करता हो, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए कोई गिफ्ट डीड है, तो वो आपको गिफ्ट दे रही है, वो डीड आपको एक राइट दे रही है गिफ्ट लेने का, तो ये क्या डीड क्या हो गई? इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही अगर पार्टनरशिप डीड बन रही है तो वो भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपको राइट भी दे रही है और ऑब्लिगेशन भी दे रही है। मान लीजिए आप पार्टनर थे और आप पार्टनरशिप छोड़ के रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट डीड बन रही है, तो आपके राइट और ऑब्लिगेशन खत्म हो रहे हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट है।
ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई पीस ऑफ पेपर जो कि आपको कोई राइट देता हो या आपसे कोई राइट छीनता हो, कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर डालता हो या लाइबिलिटी को खत्म करता हो, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की बात तो आसानी से समझ में आ जाती है। असली बात है नेगोशिएबिलिटी। मैंने इस बारे में जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया था तब भी कहा था कि एक कंसेप्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से बेटर टाइटल आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो आगे भी अगर किसी को मैं टाइटल ट्रांसफर करूंगा तो वो भी डिफेक्टिव होगा। यही पढ़ा था? यस सर। सर। यही पढ़ा था ना जी। अगर Yes, sir. मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, मेरा टाइटल अगर पौनी का है तो आगे भी टाइटल पौनी का ही जाएगा, पौनी से बेटर टाइटल नहीं जाएगा। नेगोशिएबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप अपने से भी बेहतर टाइटल आगे ट्रांसफर कर सकते हो। सर हाँ जी। सर बच्चे इन करने के बोल रहे हैं। ओहो, अरे भूल गए हम। चलो करते हैं। अच्छा याद दिलाया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो नेगोशिएबिलिटी की बात दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर लोगों को लगता है नेगोशिएबिलिटी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। नहीं, ट्रांसफरेबिलिटी बहुत छोटा हिस्सा है, नेगोशिएबिलिटी एक बड़ी चीज है। नेगोशिएबिलिटी का मतलब है कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव भी है तो आगे इंस्ट्रूमेंट जब जाएगा तो उसका टाइटल वैलिड भी हो सकता है। मतलब वो टाइटल हमेशा डिफेक्टिव रहे ये जरूरी नहीं है। इसके बारे में अभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। यहां पर कहा गया है ए पीस ऑफ पेपर, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी को अधिकार देता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपको कोई अधिकार देता हो या अधिकार छीनता हो या लायबिलिटी देता हो या लायबिलिटी को कम करता हो। तो आपको अधिकार मिल रहा है किस चीज का? ए सम ऑफ मनी, कुछ पैसा मिलेगा आपको। और ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। कैसे? बाय मियर डिलीवरी। बस किसी दूसरे को दे दिया तो पैसा उसका हो गया, अब पैसा उसको मिलेगा। और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यहां एंडोर्समेंट का क्या मतलब है? जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको मिला है, अगर आप उसे एंडोर्स करना चाहते हैं तो उसके बैक पर, उसके पीछे बस साइन कर दीजिए तो हो गया एंडोर्समेंट। हिंदी में इसे कहते हैं पृष्ठांकन। पृष्ठ मतलब पीछे और अंकन मतलब कुछ लिखना। इंडोर्समेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट आपने किसी और को दे दिया, जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे दिया, कुछ नहीं लिखा, कोई एंडोर्समेंट नहीं किया, जिसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया पैसे उसके हो गए। जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट, पैसे लेने का अधिकार उसका। दूसरा तरीका क्या है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने का? बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मतलब उसको, इंस्ट्रूमेंट को पीछे पलटा, साइन किया और दूसरे व्यक्ति को दे दिया। तो पैसा अब कौन लेगा? जिसने इंस्ट्रूमेंट हमसे लिया। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स ए बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है सदविश्वास में लिया हुआ। बिल्कुल इस बात की कोई जानकारी ही हमको नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जिसने हमें ये इंस्ट्रूमेंट दिया है वो इस इंस्ट्रूमेंट का ट्रू ओनर नहीं है। इसे कहते हैं बोनाफाइड। फॉर वैल्यू,
हमने कुछ सामान बेचा है, कुछ सर्विस दी है, कुछ काम किया है, उसके बदले में हमें ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है। एनी डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ ट्रांसफरर नॉट विद स्टैंडिंग, ट्रांसफरर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो भी, अगर हमें उस डिफेक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम और हमने कोई सामान देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ सर्विस देकर तब इंस्ट्रूमेंट लिया है, हमने कोई माल बेचा, उसके बदले में हमें चेक मिला, तो चेक चाहे उसका था नहीं था, चाहे वो चुरा के लाया था, उठा के लाया था, गुम हो गया था, वो उसे मिल गया, कुछ भी डिफेक्ट है उसके टाइटल में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि लेने वाले के पास इंस्ट्रूमेंट क्लींस्ड फ्रॉम ऑल डिफेक्ट आता है। क्या शब्द बोला मैंने? क्लींस्ड फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। पीछे के जो भी डिफेक्ट्स थे, जिसने हमें इंस्ट्रूमेंट दिया उसका टाइटल खुद ही डिफेक्टिव था, वो खुद ही चोरी करके लाया था इंस्ट्रूमेंट, इससे हमें कोई मतलब या कोई नुकसान नहीं है। जनरली ये होता है कि अगर देने वाले का टाइटल डिफेक्टिव है तो लेने वाले का टाइटल भी डिफेक्टिव होता है। लेकिन नेगोशिएबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड लिया है, सदविश्वास में लिया है, कुछ काम करने के बाद फॉर कंसिडरेशन लिया है, तो आपके पास जो टाइटल आएगा वो वैलिड टाइटल आएगा। उस इंस्ट्रूमेंट का असली ओनर आप पर मुकदमा नहीं कर सकता कि मुझसे ये इंस्ट्रूमेंट किसी ने छीना था, इसलिए आपके पास भी वैलिड टाइटल नहीं आ सकता। ठीक है जी। नेगोशिएबिलिटी is not transferability. Negotiability and transferability are two different things. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, ये sir. क्वेश्चन मन में ध्यान में रखना। नेगोशिएबिलिटी इज नॉट इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरेबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि हम नेगोशिएबिलिटी को खत्म कर दें लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी चलती रहे, इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर होता रहेगा लेकिन नेगोशिएबिलिटी हम उसकी खत्म कर दें, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बस मैं यहां पर इस स्लाइड में आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ट्रांसफरेबिलिटी और नेगोशिएबिलिटी अलग अलग बात है। नेगोशिएबिलिटी का मतलब यह है कि जब इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर होगा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने बोनाफाइड लिया है, वो इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू लिया है इंस्ट्रूमेंट, उसके पास जो टाइटल आएगा वो क्लींस फ्रॉम ऑल डिफेक्ट आएगा। सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। एक्ट कहता है एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें इस तरह के गुण हो, जिसमें इस तरह के गुण हो, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, है ना। इसमें भी वो सारे गुण होते हैं जो एक चेक में होते हैं, और चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए डिमांड ड्राफ्ट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। लो जी, क्वेश्चन आ गया। द टर्म नेगोशिएशन इन सेक्शन 14 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ए बिल of exchange, promissory note or check to any person so as to constitute the person holder thereof, the payment by a bank of a negotiable instrument after due verification of instrument, the bargaining between two parties या all of the above। ये जो ये बात है ना, ये कि जब हम किसी को आगे ट्रांसफर देंगे ताकि वो व्यक्ति होल्डर बन जाए, कैसा होल्डर बन जाए? फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, तो उसे कहेंगे नेगोशिएबिलिटी। एक और क्वेश्चन है, द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है? 13 ए, बी, सी या डी? बी बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आया। अब हम एक एक करके तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते हैं। सेक्शन 13 क्या कह रहा है? 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ठीक है, हमने एडिशनल एक बात बताई कि और किसी इंस्ट्रूमेंट में भी अगर ये गुण है तो वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। सेक्शन 4 कहता है प्रॉमिसरी नोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और भाई इंस्ट्रूमेंट है तो राइटिंग में तो होगा ही होगा।
लेकिन जो नोट होते हैं ना, नोट 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, उसे नेगोशिएबल, उसे प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। अभी बताऊंगा क्यों नहीं माना जाएगा। और इसमें और तो कोई नहीं वेट कर रहा है, ठीक है। अभी भी लोग वेट कर रहे हैं। चलो सुनिए जी, क्या कह रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में कहा है प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। अनकंडीशनल प्रॉमिस या अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। क्या कह रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को लिखने वाला यानी मेकर, पहले तो वो उसे साइन करे, पता लगेगा कि इसी ने लिखा है। और क्या कह रहा है वो आदमी जो प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है, कि मैं एक सर्टेन सम, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सर्टेन पर्सन को दूंगा। ए को दूंगा, बी को दूंगा, सी को दूंगा, या बेरर को दूंगा, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा उसको दे दूंगा। यही तो हम कह रहे थे भाई, हमने मान लो मिस्टर ए को दिया प्रॉमिसरी नोट और उसने वो आगे डिलीवर कर दिया मिस्टर एक्स को, तो क्या मिस्टर एक्स पेमेंट मांग सकता है? हाँ बिल्कुल मांग सकता है। यही तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खासियत है, वो डिलीवरी से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है जी, प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है जिसको कि मेकर साइन करता है और ये कहता है कि मैं इस व्यक्ति को, इस भले आदमी को, या जो भी ये इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा उसको इतने रुपए दूंगा ही दूंगा। ठीक है जी, ओके। इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? इसमें 2 पार्टीज होती है। एक वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है यानी प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है, और एक वो जो कि पेमेंट लेने के लिए एंटाइटल्ड है ना। ऐसे समझिए कि एक सेलर ने एक बायर को गुड्स बेचे, कितने रुपए के? लेटेस्ट से 4000 रुपए के। और बायर ने कहा कि मैं तुम्हें 15 दिन बाद 4000 रुपए दूंगा। और ये जो लेटर इसने लिखा, ये जो इसने पर्ची लिखी, उसको बायर ने साइन कर दिया है। अब देखो बायर ने क्या लिखा, मैं सेलर को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। रुपए तय हैं? हाँ। आदमी तय है? हाँ। पैसे देने का वचन है? हाँ। अनकंडीशनल है? हाँ। तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आ गया, इन ए प्रॉमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी पेबल मस्ट बी सर्टेन, मे बी सर्टेन और अनसर्टेन, इज यूजुअली अनसर्टेन या नन ऑफ द अबव? सर ए मस्ट ए मस्ट बी सर्टेन। वेरी गुड। क्या क्या रेक्विजिट्स हैं? राइटिंग में होना चाहिए क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। प्रॉमिस कैसा है? अनकंडीशनल है। प्रॉमिसरी नोट को कौन साइन करता है? जो वो प्रॉमिस दे रहा है, जो कह रहा है मैं पैसे दूंगा। सम कैसा होना चाहिए? सर्टेन। ठीक है। इसके अलावा प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली, गुड्स दूंगा, सर्विस दूंगा, ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए। मेकर और पे दोनों सर्टेन होने चाहिए। पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला, दोनों सर्टेन होना चाहिए। हाँ, बेरर भी हो सकता है। ठीक है। और हर एक प्रॉमिसरी नोट पर एक डाक टिकट जैसी टिकट लगी हुई होती है, उसे कहते हैं रेवेन्यू स्टैम्प। ये सरकार का एक तरह का टैक्स है। ठीक है। मान लीजिए कि एक प्रॉमिसरी नोट किसी ने लिखा 2000 रुपए का, तो हम स्टैम्प एक्ट देखेंगे कि 2000 रुपए की प्रॉमिसरी नोट पर कितने रुपए का या कितने पैसे का रेवेन्यू स्टैंप लगेगा। मान लीजिए 2000 रुपए के प्रॉमिसरी नोट पे 20 पैसे का रेवेन्यू स्टैंप लगना है, तो सरकार से 20 पैसे का टिकट खरीद के उस पर चिपका दो। इसे कहते हैं स्टैंपिंग। इट मस्ट कंटेन अ डेट, उस पर डेट लिखी होनी चाहिए।
और अगर किसी व्यक्ति को प्रॉमिसरी नोट मिला और वो प्रॉमिसरी नोट टाइम से पे नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति मेकर के अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर केस कर दे, नहीं तो फिर वो पैसा वसूल नहीं कर पाएगा, मामला हो जाएगा टाइम बार्ड। पहले भी ये वर्ड आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, टाइम बार्ड। यस सर। यस सर। वहां भी 3 साल था, यहां भी 3 साल। जो हमारा प्रैक्टिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाया, उसमें शायद एक जगह 7 साल लिखा हुआ है, कुछ ऐसा गड़बड़ है वो, है ना, 3 साल ही है वो। इलस्ट्रेशन देखिए, यहां लिख रहा है आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। मैं मान रहा हूं कि डेट और साइन है, डेट साइन स्टैंप है। ए ने लिखा, ये कह रहा है ए साइंस, ए ने साइन करा इंस्ट्रूमेंट और क्या कहा, मैं ₹500 देने का वचन देता हूं। किसको? बी को, या बी जिसको कहे उसको। ये प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर है। है, क्योंकि इसमें प्रॉमिसरी नोट के सारे गुण मौजूद है। हैं। दूसरा कह रहा है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी। मैं ये मानता हूं कि मुझे बी को ₹1000 देने हैं, टू बी पेड ऑन डिमांड, और जब भी बी कहेगा मैं पे करने के लिए तैयार हूं। क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? है ना, वो कह रहा है मैं पे Yes, करने sir. के लिए तैयार हूं। किसको? बी को। बी को। क्यों? क्योंकि मैंने बी से पैसे लिए। अब ये कह रहा है मिस्टर ए, मिस्टर बी आई ओ यू 1000, मैंने आपसे ₹1000 लिए हैं। ये ये प्रॉमिसरी नोट है क्या? No, sir. यस नो? नो सर। नो। नो सर। No, क्यों sir. नो? नो सर। क्यों नो? वाई नो? सर वाई इसमें नोट यस? उसने पेड करने का नहीं दिया ना उसमें। हाँ, ये नहीं कह रहा कि मैं पैसे दूंगा भी, है ना, कह रहा है मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब लेके दिखा देना मेरे से कैसे ले लोगे, है ना। प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। यस सर। चलो, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹100, आदमी भी सर्टेन, पैसा भी सर्टेन, एंड ऑल अदर सम्स, और अगर बाकी कुछ भी देना हो तो वो भी। ये प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? नो सर। यस सर है। नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। यस या नो? नो सर। No, sir. नो। क्यों नो? किसी सर्टेन सम ऑफ मनी। हाँ, यहां पर आके ये गड़बड़ हो गई, सर्टेनिटी नहीं है सम की। आई प्रॉमिस टू पे ₹500, फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी, सेम कारण है, फाइनलिटी ऑफ अमाउंट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, मेरी शादी कराओ, मेरी शादी करवाओ। किससे? सी से। और कितने पैसे ले जाओ? ₹500 ले जाओ। 500। प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? प्रॉमिस कर रहा है ₹500 देने का? नो सर। नहीं है। No, sir. नहीं है? नो सर। काहे? नहीं। नो सर मतलब नहीं है क्यों नहीं है? सर, इसमें कंडीशन है। कंडीशनल है, कंडीशनल है जी, अनकंडीशनल होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन डेथ, डी की डेथ पर दूंगा, प्रोवाइडेड नहीं है। डी लीव्स मी इनफ मनी। एक चीज ध्यान रखना, हालांकि ये आगे की बात है, इंटर में बतानी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। अगर किसी की डेथ पर पेबल है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वो कंडीशनल नहीं माना जाता, क्योंकि डेथ अनकंडीशनल है, मरेगा ही मरेगा। ठीक है जी। लेकिन साथ में वो क्या कह रहा है, मैं ₹500 दूंगा, डी के मरने पर दूंगा। अगर डी इतने पैसे छोड़कर मरता है तो यहां कंडीशन हो गई, इससे पहले कंडीशन नहीं मानी जाएगी। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 एंड टू डिलीवर टू हिम बाई व्हाइट हॉर्स,
₹500 कैसे दूंगा? 500 रुपए भी दूंगा और सफेद घोड़ा भी दूंगा। प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है? नो सर। नो। क्यों? 500 रुपए देने का प्रॉमिस तो कर रहा है, और क्या चाहिए? मनी और मनी में ही होना चाहिए सिर्फ। मनी एंड मनी, मनी। मोनी एंड मोनी ओनली। ठीक है जी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। अब ये कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? प्रॉमिसरी नोट था अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज है अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। प्रॉमिसरी नोट को साइन कर रहा था मेकर, इसे भी साइन करेगा मेकर, लेकिन यहां मेकर को कहते हैं ड्रावर, और वो किसी दूसरे आदमी को कह रहा है कि भाई इतने रुपए पे करना, मनी या मनी में। बाकी सब बातें सही है, वही है जैसी कि प्रॉमिसरी नोट पे थी। बस बताने लायक बात यह है कि प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे है और बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है। इसमें पार्टीज कितनी होती है? 3। एक ड्रावर जिसने की बिल लिखा, एक ड्रावी जो पेमेंट देगा, और एक पेई जिसे पैसे मिलेंगे। सुनो, सेलर ने गुड्स बेचे बायर को। कितने रुपए के बेचे थे? 4000 के। और बायर ये कह रहा था कि मैं तुम्हें एक प्रॉमिसरी नोट देता हूं, लिख कर देता हूं कि मैं तुम्हें 4000 रुपए दूंगा। सेलर कह रहा भाई मैं तो तुमको जानता नहीं, तुम्हारे लिखे हुए कागज का मैं क्या करूंगा? बात भी सही है। अब फंस गए। बायर कह रहा कोई बात नहीं, मिस्टर ए को जानते हो? सेलर बोला हाँ जी बिल्कुल जानता हूं, मिस्टर ए तो बहुत बढ़िया आदमी है। और बताओ? बिल्कुल जानता हूं, क्यों नहीं जानता। बायर ने कहा लो, मैं मिस्टर ए के ऊपर एक ऑर्डर लिख कर दे रहा हूं कि मिस्टर ए तुम इस सेलर को 4000 रुपए दोगे। कब दोगे? या तो मेरे बताए हुए टाइम पर, या जब भी सेलर तुमसे मांगने आए। सेलर ने क्या दिया था बायर को? गुड्स। और बायर ने बदले में सेलर को क्या दिया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पर पैसे देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली गई है? बायर के ऊपर। मिस्टर ए के ऊपर, मिस्टर ए के। बायर के ऊपर नहीं। एक बात बताओ, सेलर कह रहा हां मैं मिस्टर ए को जानता हूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल को मैं मिस्टर ए के पास जाऊंगा तो वो पैसे दे देगा? तो सेलर जाएगा मिस्टर ए के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर और इससे कराएगा एक्सेप्ट कि साहब एक आदमी है, वो कह रहा है कि वो आपको जानता है, मिस्टर बी नाम है उसका। ए कह रहा हाँ हाँ जानता हूं, कितने पैसे देने हैं? सेलर बोला जी 4000 रुपए। कब देने हैं? साहब 1 महीने बाद देने हैं। लो लो लो, एक्सेप्ट करता हूं, आ जाना 1 महीने बाद पैसे ले जाना। पैसे कौन देगा? मिस्टर ए। मिस्टर ए। मिस्टर ए हो गया ड्रावी, बायर हो गया ड्रावर, और सेलर हो गया पेई जिसे पैसे मिलेंगे। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। क्लियर है? प्राइमरी लाइबिलिटी किसके ऊपर है? मिस्टर ड्रावी के ऊपर है ना। जबकि प्रॉमिसरी नोट में किसके ऊपर थी प्राइमरी लाइबिलिटी? ड्रावर। मेकर कहते थे उसको, है ना। चलो क्वेश्चन आ गया। अनकंडीशनल द अंडरटेकिंग कंटेनिंग ए प्रॉमिसरी नोट टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी इज कंडीशनल, अनकंडीशनल, मे बी कंडीशनल, नन ऑफ द अबव। अनकंडीशनल। ए सही जवाब है, तो बी। बी सही जवाब है। कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज के रिक्विजिट्स देखिए। बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल होना चाहिए, सेम प्रॉमिसरी नोट की तरह। द कंसिडरेशन ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पेड ओनली बाय वे ऑफ मनी, ठीक प्रॉमिसरी नोट की तरह। अमाउंट कैसा होना चाहिए? सर्टेन। टाइम ऑफ पेमेंट कैसा होना चाहिए? सर्टेन। इसके अलावा
ऑर्डर टू पे मतलब या तो जिसको मैंने कहा वो पेमेंट लेके जाएगा, है ना, बायर ने मिस्टर ए से कहा सेलर आएगा पेमेंट लेके जाएगा, या सेलर जिसको कहे उसको दे देना, इसे कहते हैं ऑर्डर टू पे। ठीक है, तो ड्रावर ने ड्रावी को क्या लिख कर दिया था? ऑर्डर टू पे। कमांड, प्रॉमिस नहीं। सिग्नेचर करेगा कौन? ड्रावर, ड्रावर, ठीक है ना। और एक्सेप्ट करेगा कौन? ड्रावी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इट मस्ट इंडिकेट ए ड्रावी। ड्रावी का नाम भी उसमें लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कि बताऊंगा कौन करेगा एक्सेप्ट, नहीं, ड्रावी भी सर्टेन होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो स्पेसिफिकली मेंशन द डेट एंड प्लेस। ठीक है जी, कहां ये इंस्ट्रूमेंट लिखा गया और कब ये पेबल होगा, ये दोनों बातें लिखी होनी चाहिए और उस पर एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट स्टैंप ड्यूटी पेड होनी चाहिए। क्वेश्चन आया, बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर। बी इज करेक्ट आंसर। फिर आ गया चेक। चेक आप सब लोगों ने देखा होगा, चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि जो आदमी चेक साइन करता है वो बैंक को ऑर्डर देता है इतने रुपए इस आदमी को दे देना, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो Yes, sir. चेक जो है Yes, sir. वो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बस एक फर्क है। एक तो चेक में ड्रावी हमेशा कौन होगा? बैंक। बैंक। कैसा बैंक? स्पेसिफाइड। चेक देख के ही पता लग जाएगा कौन से बैंक से पैसे लेने हैं, पता लग जाएगा कि नहीं लगेगा? यस सर, यस सर, यस और सर। चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, यानी कि चेक लेने वाला किसी भी समय जाकर चेक की पेमेंट ले सकता है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें बताया जाता है इतने दिन बाद, लिखा तो आ जाए लेकिन पेमेंट मिलेगी इतने दिन बाद। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट टाइम डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं और ऑर्डर डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, मतलब जिस दिन लिखा उस दिन भी पैसे ले सकते हो आप, बाद में भी ले सकते हो। बट चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, जैसे ही चेक लिख दिया गया तुरंत जाकर आप बैंक से पैसे ले सकते हो। अब आप ये कहोगे कि सर एक पोस्ट डेटेड चेक भी होता है। आज तारीख है 24, मैंने चेक पर लिख दिया 12 जनवरी 2022, तो क्या आज जाके मैं पैसे ले सकता हूं? नो सर। इसमें दो बातें समझ लो। पहली बात, चेक पर जो डेट है, चेक पर क्या बिल ऑफ एक्सचेंज पर हो, प्रॉमिसरी नोट पर जो डेट उस पर लिखी हुई है, यह माना जाएगा इंस्ट्रूमेंट उसी दिन लिखा गया है, तो यह माना जाएगा ये चेक 12 जनवरी 2022 को ही लिखा गया है। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास पोस्ट डेटेड चेक है और उसे लेकर आप बैंक में चले जाते हैं, तो जिस आदमी ने चेक लिखा है उसका बैंक चाहे तो पहले भी पेमेंट कर सकता है। समझे जी? ये जो बैंक है उस पर निर्भर करेगा, वो चाहे तो आपको पैसे दे भी सकता है। ठीक है ना? आगे चलिए। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक और ट्रंकेटेड इमेज ऑफ चेक दोनों शामिल हैं। ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या है? जो कि प्रॉपर चेक का एग्जैक्ट इमेज हो। और सॉरी, देखो ये क्या है, ये कह रहा है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है बिल्कुल चेक जैसी दिखने वाली इमेज, जो कि किसी सिक्योर सिस्टम से जनरेट हुआ हो और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के मिनिमम सेफ्टी के अंदर लिखा गया हो।
बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी एटीएम से पैसे निकाले होंगे, निकाले? यस सर। यस सर। यस सर। मधु बताएगी, मधु कैसे निकालते हैं एटीएम से पैसे? सर हम जब जाते हैं एटीएम में तो फिर एक कार्ड होता है एटीएम कार्ड, तो उसको ठीक। स्कैन करके निकलता है। सबसे पहले एटीएम कार्ड स्लॉट में रखते हैं। यस सर। जैसे ही हमने स्लॉट में एटीएम कार्ड रखा, वो जो मशीन है वो एक चेक जनरेट करती है। ठीक है जी। कैसे जनरेट करती है? इलेक्ट्रॉनिकली। आपको नहीं दिखाई देगा वो चेक, लेकिन उसमें चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट हो गई। अब वो कह रहा है जी डिजिटल सिग्नेचर से साइन होगी। हम तो नहीं करते डिजिटल सिग्नेचर, हम डालते हैं पिन। जैसे ही आपने पिन डाला, ये जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम लिखा है ना यहां, ये कह रहा है कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मतलब है एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन। जो पिन है ना आपका, वो आपकी प्राइवेट की है, और बैंक के पास एक सिस्टम है जिसको पता है कि किस एटीएम कार्ड के साथ कौन सा पिन एसोसिएटेड है। वो जांचेगा कि आपने सही की लगाई है कि नहीं। अगर सही की लगाई है तो साइन हो जाएगा चेक। जैसे ही आप पिन दबाओगे आपका साइन चेक पे आ जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक। ट्रंकेटेड चेक का क्या मतलब है? पहले ना चेक्स फिजिकली ट्रांसफर होते थे एक बैंक से दूसरे बैंक। अब एक मशीन आ गई है जिसको कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। वो आपके चेक को पढ़कर उसकी एक ट्रंकेटेड इमेज बनाती है और उसे आगे क्लियरिंग हाउस को भेजती है, ताकि क्लियरिंग हाउस आपका पेमेंट लाके आपके बैंक में जमा करा दे। क्लियरिंग हाउस वो होते हैं जो कि रिजर्व बैंक के लाइसेंस पर चेक्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। चेक इज ए स्पीशी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये मैंने बता दिया आपको। दो एडिशनल बातें हैं, हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पे लिखा जाएगा और हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। बैंक आपसे ये नहीं कह सकता कि कल आना, जिस दिन आप चेक लेने गए उसी दिन पेमेंट करना होगा। क्योंकि चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो चेक में भी तीन पार्टियां होती हैं। ड्रावर यानी हम चेक लिखने वाले, मेरा खाता है, मेरी चेकबुक है, मैं चेक लिख रहा हूं तो मैं ड्रावर हो गया। ड्रावी कौन है? ड्रावी कौन होगा इस केस में? बैंक। किसको पे करना है? ड्रावी होगा बैंक। और पेई कौन होगा? द पर्सन टू होम द पेमेंट जिसको हमें पेमेंट देनी है। वो कोई स्पेसिफाइड पर्सन भी हो सकता है और बेरर ऑफ चेक भी हो सकता है। चेक राइटिंग में होना चाहिए, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, सारे के सारे वही चीजें हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ी। दो तरह के चेक आजकल चलते हैं, इट में बी बेरर प्लस और ऑर्डर इट में बी ए सेल्फ चेक। सर एक आप बार उस बियरर पर- बता देना क्या होता है कौन? सर, बियरर कौन होता है? हाँ अभी बता रहा हूं। बेयरर का मतलब है धारक। धारक मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। मेरे पास है तो पेई मैं हो गया। अगर मैंने एक चेक बनाया, ठीक है जी, ये चेक बनाया मैंने, इसमें मैंने अमाउंट भर दिया 10,000 रुपया। यहां लिखा होता है पे टू, इसमें मैंने लिख दिया बियरर, या इसमें मैंने लिख दिया सेल्फ। तो सर जिसके हाथ में ये चेक होगा बैंक उसको पेमेंट कर देगा, है ना, क्योंकि यहां क्या लिखा है, पे टू बेयरर। मैं किसी का नाम लिख देता तो उस नाम के आदमी को पेमेंट होता। चेक मस्ट कंटेन द डेट, यहां पर चेक पर डेट होती है। पे मस्ट बी सर्टेन, जिसको पैसे देंगे वो सर्टेन होना चाहिए या बियरर हो, ठीक है जी। क्वेश्चन आ गया। लो, चेक क्या है? एक तरह का सर सेल्फ चेक क्या होता है? सेल्फ। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, सेल्फ चेक की बात बता देते हैं। सेल्फ चेक का मतलब होता है ऐसा चेक
जो व्यक्ति लेके गया है वो ले लेगा। बेरर चेक होता है एक तरह का। सेल्फ का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज होल्डिंग द चेक इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। दूसरा क्वेश्चन, द टर्म ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर, ये आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। सेक्शन Sir, C. 6 में पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के चेक का जिक्र नहीं था शुरू में। भाई 1881 का बना हुआ एक्ट है, तब कहां ट्रंकेटेड चेक होते थे, कहां इलेक्ट्रॉनिक चेक होते थे। इनको बाद में इंसर्ट किया गया, ये दोनों चीजें, ट्रंकेटेड चेक भी और इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक भी, इनको बाद में एक्ट में जोड़ा गया। और ये क्या होते हैं? सेक्शन 6 तो चेक को डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होती है, ट्रंकेटेड चेक क्या होते हैं, इनको बाद में एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके बताया गया। नाउ क्रॉसिंग ऑफ चेक, केवल चेक ही ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी क्रॉसिंग हो सकती है। क्रॉसिंग का मतलब है चेक के फेस पर दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस खींच देना, जनरली टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। कहते हैं इसको क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्या कहते हैं इसको? क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक। क्रॉस चेक जो है वो चेक है जिसके फेस पर दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन दिखाई दे। और अगर किसी चेक को हमने क्रॉस कर दिया है, दो लाइन ऐसे खींच दी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम बैंकर को एक इशारा कर रहे हैं कि भाई इस चेक का पेमेंट काउंटर पर मत करना। मतलब काउंटर पर अगर कोई आदमी कैश मांगने आए इस चेक के बदले में, तो काउंटर पर उसको कैश मत देना। तो क्या घर जाके देना? भाई कैसे भी देना, काउंटर पे नहीं देना। बात खत्म। उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसके नाम का डीडी बना दो, उसके नाम का बैंक नोट बना दो, कुछ भी कर दो, बट उसके हाथ में कैश नहीं देना। मतलब काउंटर पर उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग का इतना मतलब है। क्रॉसिंग करने का फायदा यह है क्योंकि ओवर द काउंटर पेमेंट तो होगा नहीं। पेमेंट कैसे होगा? किसी आदमी के अकाउंट में जाएगा। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने चेक ले लिया है जिसको आपने चेक नहीं दिया था, जिसको दिया उससे खो गया, किसी और को मिल गया। अब मान लीजिए कि वो इस चेक को का पेमेंट क्लेम करे भी, तो पैसा उसके खाते में आएगा, पकड़ा जाएगा, है ना? फिर पुलिस मारेगी डंडे, चोरी करता है, शर्म नहीं आती, पैसा हमारा ट्रेस हो जाएगा, है ना? नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग क्या है? क्रॉसिंग एक तरह का प्रोटेक्शन है ना? क्रॉसिंग हमारा बचाव करती है, हमें सेफ गार्ड करती है। किस बात से? कि चेक का पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगा, और जो भी चेक का पैसे लेगा हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि पैसा कौन ले गया। पैसा जाएगा खाते में, और खाते की होती है केवाईसी। केवाईसी में होता है आधार, पैन, एड्रेस, फोटो, सब कुछ पकड़ा जाएगा वो आदमी, है ना? तो ये एक तरह की प्रोटेक्शन है। दो तरह की क्रॉसिंग होती है, एक है जनरल क्रॉसिंग और एक है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? जब हम दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस के बीच में, ये हमने खींची दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन, या तो हम इसमें लिख दें एंड कंपनी, या दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच के हम लिख दें नोट नेगोशिएबल। एंड कंपनी का मतलब है कि ये जो चेक है ये किसी कंपनी के खाते में ही क्रेडिट होना चाहिए, इंडिविजुअल के खाते में क्रेडिट नहीं होना चाहिए। और अब क्वेश्चन है आप लेके, किसी का माइक ऑन हो गया था, कोई बात। नीतीश अपना माइक ऑफ कर लेना बेटा। रॉफी है।
नहीं, दूसरा नीतीश। हाँ अब ठीक, वेरी गुड। हाँ जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है। अगर मैंने 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच के लिखा नॉट नेगोशिएबल, तो इसका मतलब क्या है? वो आगे नीरज, पास नहीं होता। अपना कैमरा ऑफ कीजिए। मधु, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही बेटा। ये आगे ट्रांसफर नहीं किया सर जा मतलब इसके विवेक ने बताया कि ये नॉट ट्रांसफरेबल हो गया, आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक बताया विवेक ने? अगर मैंने नो सर, नो सर, तो यस सर क्या होगा ये बताओ? क्योंकि सर ये नेगोशिएबल कुछ ऐसा होता ही नहीं जिसको हम ट्रांसफर ना कर सके। खत्म हो जाएगी ना नेगोशिएबिलिटी की। देखो, जब मैंने किसी चेक पर लिखा नॉट नेगोशिएबल, तो मैंने उसकी नेगोशिएबिलिटी एंड कर दी। क्या एंड कर दी? नेगोशिएबिलिटी। मतलब अब अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट चुराया और आगे किसी को दे दिया, और आगे जिस आदमी ने लिया उसने गुड फेथ में लिया, फॉर वैल्यू लिया, अगर ये वाली क्रॉसिंग नहीं होती तो उस आदमी के पास जिसने गुड फेथ में फॉर वैल्यू चेक लिया, उसके पास गुड टाइटल आता, क्लींस फ्रॉम ऑल डिफेक्ट आता। देखो, मान लो मिस्टर ए ने चेक दिया मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर बी से ये चेक खो गया, मिस्टर सी को मिला, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को दे दिया, ठीक है, मिस्टर डी ने गुड फेथ में चेक लिया, मतलब मिस्टर डी को नहीं मालूम कि ये मिस्टर सी को पड़ा हुआ मिला था रास्ते में, और फॉर वैल्यू कुछ दिया मिस्टर डी ने मिस्टर सी को, उसके बदले में चेक मिला। तो जब मिस्टर डी, अब क्या हुआ देखो, सुनो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है ना? सुन रहे हो? इसमें गड़बड़ करता है हर कोई। मिस्टर बी से चेक खो गया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बताया कि साहब चेक खो गया, ठीक है। मिस्टर ए बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कोई ना कोई तो चेक का पेमेंट लेने आएगा। देखो उसकी करते हैं पूजा। अब मिस्टर डी पहुंचा पेमेंट लेने। मिस्टर डी जब बैंक में पहुंचा चेक लेने, तो मिस्टर ए के बैंक ने मिस्टर ए को बता दिया कि साहब मिस्टर डी आ गया है, अब आ जाओ आप। मिस्टर ए वहां पुलिस लेके पहुंच गया। अब ये बताओ, क्या मिस्टर ए मिस्टर डी को पेमेंट लेने से रोक सकता है? यस सर। नो सर। यस सर। सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस चेक पर कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो नहीं रोक सकता। तो नहीं रोक सकता, उसने गुड फेथ में लिया है ना। क्योंकि मिस्टर डी ने गुड फेथ फॉर वैल्यू लिया, तो मिस्टर ए मिस्टर डी को पेमेंट लेने से नहीं रोक सकता। काश के मिस्टर ए ने इस चेक को नॉट नेगोशिएबल क्रॉस किया होता तो रोक सकता था। रोक सकता था, पेमेंट नहीं मिलेगा, है ना? तब वो मिस्टर डी को पेमेंट लेने से रोक सकता था। रोक सकता। नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ चेक भी ट्रांसफरेबल है ना? ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, ट्रांसफरेबल तो है, बस नेगोशिएबल नहीं है। मतलब लेने वाले के पास बेटर टाइटल नहीं जाएगा, उसके पास टाइटल उतना ही जाएगा जितना उसके पीछे वाले के पास था। ठीक है जी। अब अगर क्रॉसिंग है तो बैंक को हमने डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है? कि भाई इसको तुम किसी दूसरे बैंक के खाते में ही पेमेंट करना, ओवर द काउंटर पेमेंट मत करना। फिर भी अगर आपका बैंक इसका ओवर द काउंटर पेमेंट कर देगा तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है, गलती बैंक की है। आप बैंक से उतने ही पैसे वापस मांग सकते हैं।
फिर आती है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग के साथ अगर आप किसी बैंक का नाम लिख दें, जैसे मैंने जनरल क्रॉसिंग करी, एंड कंपनी, SBI ओनली, मतलब अब ये पैसा केवल और केवल SBI बैंक की किसी ब्रांच में ही क्रेडिट हो सकता है। स्पेशल क्रॉसिंग में हम क्रॉसिंग के अंदर किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, तो अब ये पैसा केवल उसी बैंक में मेंटेन होने वाले खाते में जाएगा। मान लीजिए मैंने क्रॉसिंग करके लिख दिया HDFC ओनली, तो HDFC बैंक के खाते में ही ये पैसा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने मुझे चेक दिया और उसने लिख दिया HDFC ओनली, और मेरा HDFC बैंक में खाता नहीं है, तो मुझे इसका पैसा नहीं मिल सकता। मुझे पहले HDFC बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, है ना। जनरल क्रॉसिंग क्या है? खाली 2 लाइन खींच दी, एंड कंपनी लिख दिया, नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, ये तो जनरल क्रॉसिंग है। और स्पेशल क्रॉसिंग क्या है? बैंक का भी नाम लिख दिया, चाहे खाली 2 लाइनों के बीच में, चाहे एंड कंपनी के साथ, चाहे अकाउंट पे के साथ, चाहे नॉट नेगोशिएबल के साथ। स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट ये होता है कि अब ये पैसा केवल और केवल एक पर्टिकुलर बैंक की खाते में ही जा सकता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चेक तो मैंने क्रॉस करा था SBI ओनली और बैंक ने पैसा दे दिया PNB के खाते में, तो इसके लिए मेरा बैंक जिम्मेदार होगा। मैं इस पैसे को वापस मांग सकता हूं। एक अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होती है। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग या ब्लैंक क्रॉसिंग एक बराबर बात है। खाली क्रॉस कर दे या अकाउंट पे ही लिख दे, उसका यही मतलब है कि काउंटर पर पेमेंट नहीं होगा। खाता धारक के खाते में ही, अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ही पैसा क्रेडिट हो सकता है। ठीक है जी। इफेक्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, केवल खाता धारक के खाते में ही क्रेडिट होगा। कह रहा है वेयर ए चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker, shall not pay it otherwise than to the holder, shall not pay it to a banker, none of the above। जनरल क्रॉसिंग है। सर ए। 2 ही लोगों का जवाब आया। अगर मैंने जनरली क्रॉस किया है, जनरली क्रॉस मतलब खाली 2 लाइन या 2 लाइनों के बीच में लिखा अकाउंट पे ही, या 2 लाइनों के बीच में लिखा एंड कंपनी, या 2 लाइनों के बीच में लिखा नॉट नेगोशिएबल, ये हो गई जनरल क्रॉसिंग। इन सब में एक बात तो कॉमन है, क्या? कि जी किसी बैंक के खाते में ही पैसे देना। यस सर। है ना, कंपनी के खाते में ही देना, अकाउंट पे के खाते में ही देना, है ना। तो जनरल क्रॉसिंग में ये बात पक्की है कि पैसा किसी अकाउंट में ही जा सकता है, अकाउंट में जाएगा। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बात हमेशा ध्यान रखना, नॉट नेगोशिएबल का मीनिंग नॉट ट्रांसफरेबल नहीं होता। जिस इंस्ट्रूमेंट पर, जिस चेक पर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है वो आगे ट्रांसफर तो हो सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी एक नैरो टर्म है, नेगोशिएबिलिटी एक बड़ा टर्म है। ठीक है। और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग से फायदा यह होता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं जा सकता जिसको कि हम पैसा नहीं देना चाह रहे थे। मतलब अगर किसी चोर के पास इंस्ट्रूमेंट चला जाता है तो उसके आगे जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट जाएगा
उसको कोई वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा। अगर ये चुरा लिया जाए तो फाइंडर जो है, जिसने वो चेक चुरा लिया है, जिसे उसने आगे दे दिया है, वो आसानी से पैसा क्लेम नहीं कर सकता, है ना। ले भी लिया है तो उसे पैसा वापस करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जिससे आपने चेक लिया वो खुद चोर है, इसलिए आपके पास वैलिड टाइटल नहीं आएगा। अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग ना हो तो क्या होगा? चेक खो गया, हमें पता नहीं लगा, वो किसी और के पास पहुंच गया, उसने पेमेंट ले ली, तो क्या आप उससे पेमेंट वापस मांग सकते हो? No, sir. नहीं। No, sir. क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन, इफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल आर यूज्ड विद स्पेशल क्रॉसिंग इन ए चेक, द चेक इज नॉट ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव। ए सर। सर ए। Sorry. भाई साहब समझा के हार गए। सर सी। नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं होता। कितनी बार समझाऊं? नॉट नेगोशिएबल का मतलब है चेक आगे ट्रांसफर हो सकता है, यस सर। बस जिसके पास जाएगा। अगर उसने किसी चोर से चेक लिया है तो उसके पास वैलिड टाइटल नहीं आ सकता। सही आंसर क्या होना चाहिए? सी। 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 नेगोशिएबिलिटी तो खत्म कर दिया आपने, बात ही खत्म। और ट्रांसफरेबल बी है सर। हो सकता है, तो सही जवाब क्या हुआ? बी। सही जवाब हुआ बी। समझ गए? क्रॉसिंग ऑफ चेक इफेक्ट है नेगोशिएबिलिटी ऑफ चेक, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ चेक, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका तो सही जवाब दो। ए। सी। ऑप्शन सी। सर सी। सी सही जवाब होगा, क्योंकि एक क्रॉसिंग होती है नॉट नेगोशिएबल जो नेगोशिएबिलिटी पर असर डालती है, और एक क्रॉसिंग होती है अकाउंट पे ही या खाली क्रॉसिंग, वो मोड ऑफ पेमेंट पर असर डालती है। तो दोनों ए और बी हो सकता है। एक होता है डबल क्रॉसिंग। अभी डबल क्रॉसिंग अजीब सा शब्द है। डबल क्रॉसिंग तब भी कहते हैं जब आप दो लोगों को धोखा दे रहे हो, है ना। यहां लेकिन वो मतलब नहीं है। इसके लिए ना थोड़ा सा आपको समझा देता हूं क्या है मामला। मान लो आप में से कोई स्टूडेंट गांव या अर्बन सेमी अर्बन एरिया में रहता है, गांव या गांव जैसी जगह रहता है भाई कोई? अच्छी No, किस्मत नहीं है आप लोगों की। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। चलो एक बात बताओ, किसी ने ग्रामीण बैंक का नाम सुना है? यस सर। यस सर। कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना है? सुना है सर। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि गांवों में अक्सर कोऑपरेटिव बैंक मिल जाते हैं, ग्रामीण बैंक मिल जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताना, आप किसी भी शहर में जाते हो, आपको एसबीआई की ब्रांचेस दिखती हैं, पीएनबी की भी दिखती हैं, एचडीएफसी की, यस बैंक, नो बैंक, सब दिखती है, लेकिन ग्रामीण बैंक की नहीं दिखती। मान लीजिए एक बैंक है, उसका नाम है भोला भाला ग्रामीण बैंक, तो उसकी ब्रांच आपको केवल एक ही जगह दिखाई देगी, उसकी आपको दूसरी जगह ब्रांच ही नहीं दिखाई देगी, नेटवर्क ही नहीं होता उनके पास। तो फिर उनके चेक क्लियर कैसे होते? भाई चेक तो तभी क्लियर होगा ना जब आपका हर शहर में नेटवर्क हो। तो ये जो ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनका एक स्पॉन्सर बैंक होता है, बड़ा बैंक। एसबीआई हो सकता है, पीएनबी हो सकता है ना, ये सब इनके
स्पॉन्सर बैंक होते हैं, मतलब जितने भी चेक ग्रामीण बैंक वाले आएंगे ना, उनकी क्लियरेंस ये बड़े बैंक कर रहे होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा सर अब एक चीज सोचो, मैंने किसी को चेक दिया और उस पर लिख दिया यहां पर फलाना ग्रामीण बैंक ओनली, ठीक, लिख दिया ग्रामीण बैंक ओनली। कोई बात नहीं, जिसने लिया उसका ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, ठीक है। ऐसे समझो मेरा अकाउंट है लेटस से HDFC में, और मैंने किसी को चेक दिया और यहां पर लिख दिया भोला भाला ग्रामीण बैंक ओनली, ठीक है। तो इस चेक में लिखा हुआ अमाउंट कौन से बैंक के खाते में ही जमा हो सकता है? ग्रामीण, है ना, भोला भाला ग्रामीण बैंक में अगर आपका खाता है तो पैसे मिल जाएंगे, और अगर भोला भाला ग्रामीण बैंक में आपका खाता नहीं है नहीं तो मिलेंगे। आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपका भोला भाला ग्रामीण बैंक में पैसा है, अकाउंट है, तो आपने ये वाला चेक है ना, ये चेक है तो HDFC का, बस क्रॉस्ड किसको है? भोला भाला ग्रामीण बैंक को। आप गए, आपने अपने बैंक यानी भोला भाला ग्रामीण बैंक में ये चेक प्रेजेंट कर दिया। अब ये चेक कहां जाएगा? HDFC के पास, है ना? तभी तो पैसा HDFC से हमारे बैंक में आएगा। इतना तो जानते हो ना सब? यस सर। कहानी समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आ रही है तो बता दो भाई। आ रही है सर। ठीक, अरे सर अच्छा, अब ये चेक जाएगा HDFC। कैसे जाएगा? भोला भाला ग्रामीण बैंक का तो नेटवर्क ही नहीं है, कैसे जाएगा बताओ? HDFC के थ्रू। नहीं, स्पॉन्सर बैंक होगा इसका कोई, मान लो PNB इसका स्पॉन्सर बैंक है, तो भोला भाला ग्रामीण बैंक दे देगा PNB को, PNB लेकर जाएगा इसको HDFC। अब HDFC पता है क्या कहेगा? भाई तुम कहां से आ गए ये चेक लेके? ये चेक किसको लेकर आना चाहिए? भोला भाला ग्रामीण बैंक को। यस और सर। चेक लेकर कौन आ रहा है? PNB। ये तो कुछ लोचा है भाई। ऐसे में काम आती है डबल क्रॉसिंग। बाकी सारी क्रॉसिंग चेक के फेस पर होती है, डबल क्रॉसिंग चेक के पीछे होती है, और उसे करने का अधिकार केवल और केवल बैंक को होता है, और डबल क्रॉसिंग इसी केस में होती है। भोला भाला ग्रामीण बैंक क्या करेगा? चेक के पीछे PNB को क्रॉस करेगा कि मैं PNB को अधिकार दे रहा हूं कि चेक का कलेक्शन PNB करे। बात समझ में आ गई जी? डबल क्रॉसिंग क्या होती है? यस Yes, सर। बस यही समझाना था। यस सर। क्या कह रहा है जी? डबल क्रॉसिंग पब्लिक को परमिटेड नहीं है, हम और आप डबल क्रॉसिंग नहीं कर सकते। बाकी सारी क्रॉसिंग फेस पर होती है, जबकि डबल क्रॉसिंग बैक साइड पर होती है। जो चेक डबल क्रॉस हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए पहले किसी बैंकर के नाम पर लिखा हुआ है और कलेक्शन कोई और बैंक कर रहा है, तो वो कलेक्शन तभी हो सकता है जब डबल क्रॉसिंग हो जाए। ये मैंने आपको भोला भाला ग्रामीण बैंक का एग्जांपल लेकर बताया। क्रॉसिंग कौन कर सकता है? होल्डर क्रॉसिंग कर सकता है ना, जिसने मुझे दिया ड्रावर सर। क्रॉसिंग कर सकता है, जिसने लिया वो भी क्रॉसिंग कर सकता है। हो सकता है ड्रावर ने जनरल क्रॉसिंग करा हो, होल्डर उसे स्पेशल क्रॉसिंग में बदल दे, और कलेक्टिंग बैंक भी डबल क्रॉस कर सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस ए चेक? कौन चेक क्रॉस नहीं कर सकता? फॉरेनर। डी फॉरिनर। ड्रावर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंकर डबल क्रॉस कर सकता है।
ए चेक इज क्रॉस्ड डैश व्हेन इट बियर अक्रॉस हिज फेस एंड एडिशनल टू द नेम ऑफ बैंकर ईदर विद और विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। Actually, specially. अगर स्पेशली अरे तुम्हें तो सब एडवांस में पता रहता है। अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासिफिकेशन पर। कितनी तरह के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? देखो जी, एक तो है नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट। सेक्शन 13 ने बताया कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। किसने बताया? स्टैट्यूट यानी एक्ट ने। तो ये तो हो गए नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट। और दूसरे नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज, क्योंकि इनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, इसलिए इन्हें भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। जैसे डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट्स, बियरर डिवेंचर। क्यों? क्योंकि ये सिंपल डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाते हैं। शेयर सर्टिफिकेट सिंपल डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं होते। शेयर सर्टिफिकेट होते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जबकि शेयर वारंट डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाते हैं। जिसको दे दोगे उसके शेयर हो जाएंगे। डिविडेंड वारंट जिसके हाथ में होगा डिविडेंड वही ले लेगा, उतने पैसे ले लेगा। डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर, जिसके हाथ में बेयरर डिबेंचर है पैसे उसको मिल जाएंगे। तो ये एज पर दी एक्ट तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे गुण हैं, इसलिए इन्हें बाय यूसेज नेगोशिएबल माना जाता है। Which of these is not a negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act? डी सर डी ठीक है। शेयर वारंट होता तो फिर ध्यान रखना, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में अंतर है। डैश इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर कस्टम। रेलवे रिसीप्ट क्या है? रेलवे रिसीप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। अब आ जाइए बेरर और ऑर्डर। मैंने बताया अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा है पे टू बेरर, मतलब जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको पेमेंट मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाए उसको आप पेमेंट दे देना। ठीक है जी, उसे कहते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। यानी या तो इंस्ट्रूमेंट में ही लिखा है कि जिसके हाथ में है उसको पैसे दे देना, या फिर शुरू में लिखा तो किसी आदमी के नाम पर था लेकिन उसने आगे एंडोर्स कर दिया ब्लैंक। सुनिए, हमने एक प्रॉमिसरी नोट लिखा, मैंने लिखा मान लो, उसमें मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे इतना रुपीज टू मिस्टर ए। ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट रुपीज इतना, तो बेरर। अब सुनो, मैंने तो किसी आदमी के नाम पर लिखा था तो वो तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ, लेकिन जिसके नाम पर मैंने लिखा था उसने प्रॉमिसरी नोट के पीछे सिर्फ साइन करके छोड़ दिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनना। मैंने दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिखा पे टू मिस्टर बी। ये कैसा एंडोर्समेंट है? फुल। इसमें उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जिसको पैसे मिलने चाहिए, और ए ने साइन कर दिए। अब इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? बी के पास। बी ने लिखा पे टू मिस्टर सी और बी ने साइन कर दिए। ये भी फुल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट अभी भी कैसा है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट इस समय सी के पास है।
सी ने केवल साइन कर दिए पे टू हुम, ये नहीं लिखा, ये हो गया ब्लैंक एंडोर्समेंट, यानी जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वो पेमेंट ले लेगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लिखा ही गया है बेरर पर, और ऐसा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसका आखिरी एंडोर्समेंट ब्लैंक है, बेरर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसे हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन आ गया, बेरर इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय, बेरर इंस्ट्रूमेंट कैसे, पीछे साइन करने से या सिर्फ डिलीवरी से ही नेगोशिएट हो जाएगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा? साइन करने से, एंडोर्स करने से। Both, sir. सर बोथ। यस सर। ध्यान रखिए, बेरर इंस्ट्रूमेंट में पीछे साइन करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। अगर मैंने सुनो, मैंने लिखा पे टू बियरर, ठीक है, और दूसरा क्या है, मैंने लिखा पे टू अमर। अब मैंने लिखा पे टू अमर और पैसे लेने पहुंच गया समर, तो पैसे देने वाला ये कहेगा ना, यार तुम तो समर हो, तुम तो अमर नहीं हो, तुम्हें कैसे पैसे दे दूं? तो समर कहेगा जी पीछे पलट कर देखो इसको, है ना, ये अमर ने लिखा है पे टू समर, यानी एंडोर्समेंट किया है किसने? अमर ने। अब तो सबर आ गया, अमर भी आ गया, समर भी आ गया, सबर भी आ गया, तीनों आ गया। हाँ जी ठीक है, अब सही है। अच्छा, अगर पेबल टू बेयरर है तो बताओ पीछे साइन करने की जरूरत रह गई? नो सर। तो जिसके हाथ में आ जाएगा वही ले लेगा पेमेंट। तो जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है वो मियर डिलीवरी से ट्रांसफर या नेगोशिएट हो जाते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लिखा भी गया इंडिया में, पे भी होगा इंडिया में, या लिखा भी ऐसे व्यक्ति ने जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, और मिलेगा भी ऐसे आदमी को जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के दोनों पैर इंडिया में हैं, ड्रॉ भी हुआ इंडिया में, पे भी होगा इंडिया में। ड्रॉ भी किया एक इंडियन ने, पे भी होगा एक इंडियन को, तो क्या कहेंगे इसे? इनलैंड। और अगर एक भी टांग बाहर है तो ये हो जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक drawn or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India is treated as इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट। इंग्लैंड नहीं, इनलैंड। दे सर। ठीक है। फिर डिमांड और टाइम, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट आर जनरली टाइम इंस्ट्रूमेंट। जहां लिखा हो इतने दिन बाद पेमेंट करना तो उसे कहते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट, और जहां लिखा हो कि देखते ही पेमेंट करो, जैसे ही आदमी मांगने आ जाए तुरंत पेमेंट करो, तो उसे कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड, इंस्ट्रूमेंट को डिमांड इंस्ट्रूमेंट तब कहते हैं जब इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हो कि ये एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। नोट या बिल एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पेबल होते हैं, इसलिए वो जनरली टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हम बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट में लिख सकते हैं कि 1 महीने बाद पेमेंट होगा, चेक में हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है जी। तो अगर इंस्ट्रूमेंट एट साइट लिखा गया है, इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है एट साइट, तो वो हो गया डिमांड, या लिखा है पे ऑन प्रेजेंटेशन, तो वो हो गया डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगर लिखा है पे करो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वो हो गया टाइम इंस्ट्रूमेंट।
फिर है जेन्युइन बिल। एक जेन्युइन बिल जो कि फॉर कंसिडरेशन दिया गया है, हमने कोई सामान बेचा था, हमने कोई सर्विसेज दी थी, हमने कुछ उधार दिया था, उसके बदले में हमें इंस्ट्रूमेंट मिला है, तो उसे कहते हैं जेन्युइन बिल। अगर हमने विदाउट कंसिडरेशन कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, यस यस सर सर। यस सर, उसमें आया था ना अकोमोडेशन बिल। यस सर ए Yes, बी sir. की हेल्प करना चाहता है, ए ने बी को इतने रुपए का इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वो बी ने जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यस सर तो वो तो ऐसे ही बिना कंसिडरेशन के दिया जाता है, बिना कुछ लिए, दूसरे की हेल्प करने के लिए। और फिर है फिक्टिशियस बिल, जहां ड्रावर और पेई या दोनों फिक्टिशियस हो। हमारे पास एक प्रॉमिसरी नोट है, वो किसने लिख कर दिया है हमें? स्पाइडरमैन ने। स्पाइडरमैन ने। हाँ, सही पहचाना, ये कोई लाइव वाला स्टूडेंट। और इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि उस प्रॉमिसरी नोट पर एक मरी हुई मकड़ी चिपकी हुई है, यानी कि स्पाइडरमैन के सिग्नेचर भी हैं। क्या स्पाइडरमैन एक रियल पर्सन है? फिक्टिशियस नो पर्सन, सर। तो उसे हम कहेंगे फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस बिल। एक होता है क्लीन बिल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल। मैं पहले डॉक्यूमेंट्री बिल बताता हूं क्या होता है। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, उसमें Yes, हमने sir. ये पढ़ा था कि सेलर ने गुड्स दिए ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर से कहा कि भाई बायर को माल तब हैंडओवर करना जब वो कोई प्रॉमिसरी नोट लिख कर दे दे या चेक दे दे, उससे पहले मत देना। यानी कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है, इसके साथ कुछ गुड्स भी जुड़े हुए हैं, तो हम उसे कहेंगे डॉक्यूमेंट्री बिल। और अगर कोई गुड्स नहीं जुड़े हुए, सिंपल प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ है, मैं मिस्टर बी को इतने रुपए इतने दिन बाद दूंगा, तो उसे हम कहेंगे क्लीन बिल। ठीक है। अगर साथ में गुड्स जुड़े हुए हैं तो डॉक्यूमेंट्री बिल, गुड्स नहीं जुड़े हुए तो क्लीन बिल। फिर आता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी मान सकते हैं। कैसे? जगह ही नहीं बची, यहां बता देता हूं, सुनो। सेलर ने बायर को गुड्स दिए, ठीक है जी। बायर ने मिस्टर ए के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, कि भाई इतने रुपए मिस्टर ए देगा, किसको? सेलर को। इसे मैं क्या कहूंगा? प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज? बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। यस सर। अच्छा, अब बताओ, बायर ने मिस्टर ए को नहीं लिखा, बायर ने कहा सेलर से एक ये लिख के कि आई प्रॉमिस टू पे, मैं दूंगा, तो ये क्या हुआ? प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट हुआ, है ना? प्रॉमिसरी नोट। बिल्कुल सही। अब सुनो क्या हुआ। बायर का नाम है मनोज और इसके पिताजी का नाम है विनोद। बायर ने लिखा कि मिस्टर मनोज पे करेगा। कौन मनोज? सन ऑफ श्री विनोद। बायर ने, जिसका नाम मिस्टर मनोज है, जिसके पिता का नाम
मिस्टर विनोद है, जो कि रहता है गली नंबर 1 फलाना ढिमकाना जगह, उस पर लिखा। ये ड्रावी कौन है? यही तो है Yes, sir. ड्रावर। खुद पे ही लिख रहा है ऑर्डर कि तुम पे करो। अब बताओ मुझे, इसे प्रॉमिसरी नोट मानोगे या बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज मानेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं मान सकते बताओ? प्राइमरी लाइबिलिटी इसी के ऊपर तो है। Yes, sir. तो दोनों मानेंगे। इसे दोनों मान सकते हैं। यस सर। एम्बिगुइटी है, तय नहीं हो रहा, फाइनल नहीं हो रहा कि इसे प्रॉमिसरी नोट माने या बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा? जिसमें कंफ्यूजन होगी वो एम्बिगुअस माना जाएगा। हाँ, कंफ्यूजन भी कह सकते हो। लॉ कहता है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसे प्रॉमिसरी नोट भी माना जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, तो उसे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। कई बार क्या होता है, पीछे से देखने पर जो महिला लग रही होती है, सामने से देखो तो वो पुरुष निकलता है ना? पीछे से लग रहा था लड़की जा रही है, सामने से देखा तो लड़का है। पीछे से देखा तो लड़की। हाँ, तो पीछे से देख के ना पता नहीं लग रहा है लड़का है कि लड़की है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसे कहेंगे एम्बिगुअस, है ना? क्वेश्चन देखो, इफ एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रूड, समझा जा सकता है, कंस्ट्रूड मतलब समझा जा सकता है, ईदर एज ए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इसी की तो बात चल रही है, इसी को तो खोज रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया। B, sir. एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इंचुएट इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है, कोई चीज अभी उसमें भरनी बाकी है, उसे कहते हैं इंचुएट इंस्ट्रूमेंट। 1980 से लेकर, बल्कि हाँ 80 मानो 85 तक लगभग हर फिल्म में सीन होता था, लड़का होता था गरीब, लड़की होती थी अमीर, और लड़के को लड़की का पिता घर बुला के कहता है ये रखो ब्लैंक चेक, और इसमें जितना चाहे उतना अमाउंट भर लो, बोलो क्या कीमत लोगे मेरी बेटी को छोड़ने की, है ना? साइन वाइन करके दे देता है। ये एक इंचुएट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें क्या नहीं भरा हुआ है? Price. अमाउंट, अमाउंट, है ना? कुछ चीज खाली छूट गई है, तो उसे कहेंगे इंचुएट इंस्ट्रूमेंट। व्हेन अ पर्सन साइन एंड डिलीवर टू अनदर अ ब्लैंक और इनकम्प्लीट स्टैम्प्ड पेपर, he authorized the other person to make or complete upon it for any amount not exceeding the amount covered by stamp। क्योंकि प्रॉमिसरी नोट या वो हो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उस पर तो स्टैंप लगी हुई होती है, तो आप उतना ही अमाउंट भर सकते हो जितना उतनी स्टैंप में कवर होता हो, है ना? चेक पर स्टैंप होती नहीं है, तो कितना भी भर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आ गया। एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन वन वे और अदर इज कॉल्ड सर ए। इंचुएट इंस्ट्रूमेंट। गुड। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, जो किसी कंडीशन पर ड्रॉ किया गया हो, स्पेशल पर्पस के लिए ड्रॉ किया गया हो। आप कहोगे सर शुरू वाली बात से पलट जाते हो आप। पहले तो आप कह रहे थे प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ये कंडीशनल हो ही नहीं सकते। हाँ, अब भी कह रहा हूं मैं तो, इंस्ट्रूमेंट तो अनकंडीशनल ही है, लेकिन उसका यूज कंडीशनल है। बताता हूं कैसे। आपने एक गाड़ी फाइनेंस कराई, बैंक ने आपसे
6 चेक साइन करा के ले लिए खाली, वो चेक बैंक तभी प्रेजेंट करेगा अगर आप ईएमआई टाइम से जमा नहीं करोगे तो वो चेक जो है स्पेशल पर्पस के लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर लिए गए हैं, तो उन चेक्स को एस्क्रो चेक्स कहा जाएगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। सर एक बार और बताओ। दोबारा सुन लो सुनो। मोहित ने रोहित से कुछ गुड्स उधार खरीदे, ठीक है, और मोहित ने कहा कि मैं तुम्हें कैश दूंगा, कब? 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें कैश ना दे पाऊं तो ये प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर मुदित के पास चले जाना और पैसे ले लेना। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कब काम आएगा? अगर 1 महीने में कैश पेमेंट नहीं होती है तो। यानी इस बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये डिपेंडेंट है, कंडीशनल है। किस बात पर? कि मोहित 1 महीने के अंदर अंदर कैश पे करेगा या नहीं। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये तो सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ है। किस सिक्योरिटी पर? इस कैश के नहीं मिलने की सिक्योरिटी के तौर पर। अब क्लियर है? यस सर। गुड। यस सर सर। मीन्स जिसमें कंटिजेंसी हो ऐसा। हाँ, क्या बात पकड़ी है। When an instrument is drawn conditionally or for special purpose as collateral security and not for the purpose of transferring property therein is called सरे कौआ। एस्क्रो कौआ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, कौआ बिरयानी। ठीक है जी। अब आ जाइए कुछ और पार्टीज में। ड्रावर ड्रावी पेई तो हमने पढ़ लिया, और सुनो, एक है ड्रावी इन केस ऑफ नीड। ड्रावी वो व्यक्ति होता है जिससे पेमेंट लेनी है। ड्रावर को लग रहा है कि यार ये ड्रावी मैंने लिख तो दिया, लेकिन हो सकता है ये पैसे दे, हो सकता है ना दे, तो मैंने उसी इंस्ट्रूमेंट में एक और आदमी का नाम लिख दिया और पेई को कहा भाई अगर ये वाला ड्रावी पैसे देने से मना करे, मेन ड्रावी, तो इस दूसरे ड्रावी के पास चले जाना। कब? इन केस ऑफ नीड, जरूरत पड़े तो। कब जरूरत पड़ेगी ड्रावी इन केस ऑफ नीड की? जब मेन ड्रावी पेमेंट ना करे, है ना। एक तो मेन ड्रावी है, उसने पेमेंट कर दिया तो ठीक, और नहीं किया तो इस आदमी के पास चले जाना। उसको कहते हैं ड्रावी इन केस ऑफ नीड। और ड्रावी इन केस ऑफ नीड का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है। ठीक है। आप ड्रावी इन केस ऑफ नीड के पास तब तक नहीं जा सकते जब तक ड्रावी ने पैसे देने से मना ना कर दिया हो। फिर आता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर वो व्यक्ति होता है जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है कि हां इसका पेमेंट किया जाएगा। जो पेमेंट करेगा वो होता है ड्रावी। कई बार एक्सेप्टर और ड्रावी, मैक्सिमम टाइम पर एक्सेप्टर और ड्रावी सेम होते हैं। कई बार एक्सेप्टर और ड्रावी अलग अलग भी हो सकते हैं कि पेमेंट करेगा मेरा भाई लेकिन एक्सेप्ट करूंगा मैं। अब ड्रावर को लग रहा है कि यार एक्सेप्टर शायद एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। नहीं, सॉरी, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट। वहीं एक दूसरा आदमी भी बैठा हुआ है, उसे लगेगा यार ये ड्रावर तो अच्छा आदमी है और ये एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो पेई ड्रावर के बारे में क्या सोच रहा होगा कि ड्रावर तो खराब आदमी है। तो उसने ड्रावर को इधर बुलाया, ए मुन्ना इधर आओ, एक्सेप्टेंस चाहिए, लाओ मैं देता हूं। और उसने ड्रावर की साख खराब ना हो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया फॉर ओनर। ठीक है जी। ये कह रहा है वो व्यक्ति जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले, है ना, जिसका नॉन एक्सेप्टेंस हो चुका है। किस लिए? फॉर ओनर। किसके ओनर के लिए? ड्रावर के ओनर के लिए, ड्रावर की साख बचाने के लिए। उसको कहते हैं
एक्सेप्टर फॉर ओनर। एक ध्यान रखना, ड्रावी इन केस ऑफ नीड का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है, जबकि एक्सेप्टर फॉर ओनर ऑन हिज ओन काम करता है, उसे किसी ने कहा नहीं था। ठीक है। होल्डर कौन होता है? होल्डर वो व्यक्ति होता है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के पैसे लेने के लिए एंटाइटल्ड है, उसे कहते हैं होल्डर। और होल्डर इन ड्यू कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यही है। जब आप इंटर में पढ़ोगे तो आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में भी पता लगेगा डिटेल में। फिलहाल होल्डर इन ड्यू कोर्स आप समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फॉर वैल्यू मैच्योरिटी से पहले बोनाफाइड किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करे, जो हमने पहले पढ़ा था। क्वेश्चन, व्हेन ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कंस्टिट्यूट, कंटिन्यू नहीं, सो एज टू कंस्टिट्यूट, उस दूसरे व्यक्ति को होल्डर बनाने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया, इसको क्या कहते हैं? हाँ बताइए। जब कोई इंस्ट्रूमेंट इस इरादे से ट्रांसफर किया जाए कि अब सारे के सारे अधिकार इस इंस्ट्रूमेंट के लेने वाले के पास जाने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ या इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हुआ? सही जवाब है डी। कैपेसिटी टू बिकम पार्टी। एक बात बताओ भाई, क्या माइनर ड्रावर हो सकता है? क्या माइनर किसी को पे करने का ऑर्डर कर सकता है? देखो, प्राइमरीली तो माइनर कर ही नहीं सकता है, बट एक बात पढ़ी थी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, यानी माइनर जो है यस सर, वो पे ही तो हो सकता है ना भाई? दूसरी बात, माइनर अगर ड्रावर है, ड्रावी एडल्ट है और ड्रावी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा कि नहीं? यस सर। लाइबिलिटी किसके ऊपर है? ड्रावी के, है ना? ड्रावर के ऊपर थोड़ी है जो माइनर है। क्या कंपनियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख सकती है? हाँ, अगर उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल में इस तरह का प्रोविजन है तो। नहीं है तो नहीं लिख सकती। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं, एजेंट भी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंस्ट्रूमेंट लिख सकता है। इफ ए माइनर ड्रॉज, एंडोर्स, डिलीवर और नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट, सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड्स ऑल पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द माइनर, ओनली द माइनर, ऑल पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द माइनर, नन ऑफ द अबव। ये सवाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है ही नहीं, एक्चुअली ये है ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। माइनर तो कभी बाइंड हो ही नहीं सकता जी, है ना? लेकिन उससे पहले वाली पार्टी सब बाउंड हो जाएंगी। एक कॉर्पोरेशन बताओ, लिख सकता है इंस्ट्रूमेंट? यस सर। कब? सर ए। अगर उसके मेमोरेंडम में इस तरह की पावर हो तो। ड्यू डेट ऑफ ए बिल और नोट, किसी भी बिल या नोट की जो पेमेंट की डेट है उसके बाद आपको 3 दिन मिलते हैं। मान लीजिए आज कोई बिल ड्यू हुआ, आज कोई प्रॉमिसरी नोट ड्यू हुआ, तो पेमेंट आपको 3 दिन बाद मिलेगी। लेकिन चेक में या डिमांड नोट के केस में, है ना, डिमांड इंस्ट्रूमेंट के केस में 3 दिन नहीं मिलते। केवल टाइम इंस्ट्रूमेंट्स के केस में ही 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं। कितने दिन मिलते हैं? 3 दिन। 3 डेज। हाँ, यानी कि अगर हमने लिखा है 1 महीने बाद पैसे लेना, या हमने लिखा है दिखाने के बाद पैसे लेना,
जब दिखाओगे उसके 3 दिन बाद पेमेंट देंगे, जब दिखाओगे उसके 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, या किसी सर्टेन हैपनिंग के बाद, तो फिर आपको 3 दिन का ग्रेस मिलेगा। ठीक है जी, ये तो खैर बेकार की बात है। एग्जाम्पल देख लो, ये कह रहा है एक बिल की डेट है 6 फरवरी 2016, मतलब बिल लिखा गया 6 फरवरी 2016 को, और कहा भाई 90 दिन बाद पेमेंट होगा। मुझे बताओ ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट। 3 दिन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 3 दिन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर। मिलेंगे। कहां से 3 दिन? मिलेंगे। पहले यहां से 90 दिन पूरे करो और फिर उसमें 3 दिन ऐड कर दो, तो यानी कि इसका पेमेंट 9 मई 2016 को होना चाहिए। एक बिल है जिसकी डेट 1 जनवरी 2016 है और कहा है कि 1 महीने बाद पेमेंट लेना, तो जनवरी पूरा गया, फरवरी पूरा गया और 3 दिन और जोड़ लो। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ये कह रहा है बिल 9 मई 2016 को देना था और वो दिन पड़ गया संडे, तो पेमेंट कब होगी? उससे 1 दिन पहले, सैटरडे को, प्रीसीडिंग डे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। लो, द ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन पेबल ऑन डिमांड इज 3 days। 3 days. The maturity of promissory note or bill of exchange is the date at which it falls due. हाँ, मैच्योरिटी डेट क्या होती है? जिस दिन वो ड्यू हो। When the date on which promissory note bill of exchange is at maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on the preceding day. Next, preceding business day. Preceding day. हाँ Preceding day. Payment in due course. मेरे ख्याल से आखिरी डिस्कशन है भाई। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है जैसा इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हुआ है वैसा पेमेंट कर दो। लिखा हुआ है मोहित को दो, तो किसको पैसे देने? मोहित को। 1000 रुपए दो, तो कितने रुपए देने? 1000। 1000। 1 महीने बाद दो, तो कितने दिन बाद देने? 1 महीने। सिंपल। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि जैसा इंस्ट्रूमेंट पर लिखा हुआ है वैसी पेमेंट कर दो। अपेरेंट टेनर मतलब फेस, इंस्ट्रूमेंट के फेस पर जैसा लिखा है वैसा पेमेंट कर दीजिए। मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी डेट फेस पर लिखी होती है। इट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ ड्रावी और एक्सेप्टर। ड्रावी या एक्सेप्टर के बिहाफ पर हमने कर दी। किसको कर दी? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट था या जो एंटाइटल टू पेमेंट था, और पेमेंट हमने गुड फेथ में करी। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जो व्यक्ति पैसे लेने आया है वो एक्चुअली वो असली व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को पेमेंट होनी चाहिए थी। ठीक है जी। एंड लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी और एंडोर्समेंट से ट्रांसफर होते हैं और कितने भी बार ट्रांसफर हो सकते हैं, एड इन्फिनिटम। दूसरा, एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ से गुजर जाए तो पिछले लोगों के चाहे हाथ कितने भी गंदे हों, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट गया है वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट जाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसने फॉर कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी और बोनाफाइड इंस्ट्रूमेंट लिया हो। ठीक है जी। इसके अलावा जितना पैसा इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है ये माना जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन लिखा गया है, यानी कोई सामान वगैरह खरीदा होगा, कुछ सर्विसेज दी होंगी, उसके बदले में लिखा गया है। जो डेट इंस्ट्रूमेंट पर लिखी हुई है ये माना जाएगा कि उसी डेट पर इंस्ट्रूमेंट लिखा गया था। ये माना जाएगा कि इसकी एक्सेप्टेंस विद इन टाइम हो गई थी, और जितने भी ट्रांसफर्स इसके पीछे दिखाई दे रहे हैं, एंडोर्समेंट दिखाई दे रहे हैं, वो सब मैच्योरिटी से पहले हो गए।
और जिस सीक्वेंस में इंडोर्समेंट दिखाई दे रहा है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, ऐसे दिखाई दे रहा है पीछे लिखा हुआ, तो उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर हुआ है। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज खो गया है तो यह माना जाएगा कि उस पर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी लगी हुई थी और हर एक होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकर नोटरी पब्लिक के पास जाता है और ये कहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के पैसे लेने में गया था लेकिन पैसे देने वाले ने पैसे दिए नहीं, तो नोटरी पब्लिक उसको एक सर्टिफिकेट बनाकर देता है जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट। तो अगर उसने प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट ले लिया है तो कोर्ट ये मानेगी कि वास्तव में ये आदमी पैसे मांगने गया था लेकिन जिसको पैसे देने थे उसने पैसे दिए नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन, द प्रिजम्पशन एज टू द डेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 118 इज दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग ए डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन Drawn on such date. जो डेट लिखी हुई है Such date. ऑन सच Sir, डेट B. यानी बी। It is presumed until a contrary proved that every transfer of a negotiable instrument was made Before its maturity. before its maturity। ठीक है जी। देखो भाई, ये वाली पीपीटी आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। इसमें जितने क्वेश्चन हैं उतने भी कर जाओगे तो बेड़ा पार है तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। दूसरी बात, एक मैं स्पेशल क्लास लूंगा मोस्ट प्रोबेबली मंडे को यूट्यूब लाइव के जरिए, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पेपर कैसे करना चाहिए, Yes, क्या sir. गलतियां अक्सर स्टूडेंट कर देता है जिनसे बचना चाहिए, बचे हुए दिन में और क्या कर सकते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा, बिल्कुल ब्रिस्क एकदम 20-25 मिनट का। ठीक है। Yes, क्या sir. गलतियां स्टूडेंट करते हैं जनरली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, ये हम आपको उस दिन बताएंगे। तो जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबको कहिए कि उस दिन वो उस YouTube लाइव को जरूर देखें। सर टाइमिंग? बेटा सब ग्रुप में शेयर होगा, चिंता मत करो, है ना। आप भी देखना और दूसरों को भी दिखाना। और मैं केवल लॉ के उसमें लूंगा कंसेप्ट में कि क्या करना चाहिए। अब बचे हुए दिनों में क्या करें, 5 दिन तो बचे ही हैं, इन बचे हुए दिनों में क्या करें और क्या ना करें। ठीक है ना, जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर। कोर्स sir. जितना हो सकता था मुझसे, थैंक यू सर। जितना मुझे पता था, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैंने आपको बता दिया। इस बीच में हमसे ब्राइट विजन एकेडमी से या मुझसे पर्सनली कोई अभद्रता हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। नो सर, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे दिल से माफ करेंगे और आप लोग लगे रहिए पढ़ाई। ठीक है बेटा, हाँ खूब सर। अच्छी मेहनत करो, खूब जम के मेहनत करो, खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम यूट्यूब। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।